नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 10th क्षितिज 2 पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारा 8 पाठ हो चुके थे। आज हमारा 9वां पाठ है। मंगलेश डाबराल की कविता है संगतकार। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये है मंगलेश डबराल। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। यानी आपका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ में प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह। इसमें पहाड़ पर जो लालटेन है वह एग्जाम में पूछी जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, जापानी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बहुत सूक्ष्म है और पारदर्शी भी। ठीक है, अब हम हमारे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारी कविता है संगतकार, जिसका हम परिचय देख लेते हैं। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। मतलब संगतकार मतलब जो गाने वाला सिंगर होता है उसके साइड में जो गाना गाते हैं, दूसरे उसका साथ देने के लिए जो गाना गाते हैं, उसको यहाँ संगतकार कहा गया है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देखते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी जो मुख्य भूमिका में होते हैं उसके साइड में जो भूमिका निभाते हैं वो एक संगतकार की श्रेणी में आते हैं। संगीत में संगतकार कहलाते हैं। वैसे राजनीति में भी जो मंत्री होता है उसका एक सहायक होता है, सचिव होता है। वैसे हर किसी क्षेत्र में एक सहायक होता है और सहायक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने जो मैन होता है उसको ऊंचा उठाने में, पर उसकी कोई पहचान नहीं बन पाती। उसका एक त्याग है, ये समर्पण है और उसी को यहाँ पर बताया गया है। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। यानी कोई लोग सोचते हैं कि इसको इतना आता है फिर भी वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, तो ये इसकी कमजोरी नहीं होती, इसकी मानवीयता है कि वो अपने जो मैन है, हीरो, उसके प्रति वो अपना सद्भाव रखता है और उसको आगे बढ़ाने में अपना त्याग करता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हो। यह तो था कविता का परिचय। अब हम अपनी कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं। संगतकार जो संगीत गाने वाला होता है उसके साथ देने वाला, साइड में उसके लय में लय मिलाने वाला, जिसे कहते हैं संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, यह पैदल चलकर सीखने आने वाला, दूर का कोई रिश्तेदार,
मुख्य गायक की गरज में। यहाँ पर संगीतकार मैंने आपको बता ही दिया, मुख्य गायक के साथ में गाने वाला। और यहाँ चट्टान से मतलब है कि जो भारी भरकम स्वर होता है उसको चट्टान से यहाँ तुलना की गई है। और आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई आवाज़ किसकी थी, तो संगीतकार की थी। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपको कठिन लगे। तो यहाँ पर कवि है वो गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। कह रहे हैं मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई। यानी यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब मुख्य गायक गाता है और उसकी आवाज जब स्वर ऊंचा चढ़ता है तो स्वर चट्टान जैसा भारी हो जाता है, और जब भारी हो जाता है तब एक सुंदर सी कमजोर सी आवाज है वह कांपती आवाज में उससे मिलकर उस आवाज के भारीपन को कम कर देती है। मतलब वो दूसरी आवाज जो संगीतकार की निकलती है वो उस भारीपन की आवाज को कम कर देती है और उसका साथ गाने में देने लग जाती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। यानी सभी लोग ये सोचते हैं कि यह संगीतकार की आवाज थी। यह संगीतकार तो ऐसा जान पड़ता है जैसे वो मुख्य गायक के क्या है, छोटा भाई है या उसका कोई शिष्य ही है, या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर का कोई रिश्तेदार होगा, या फिर सभी सोचते हैं कि उसके पास कोई संगीत सीखने आ रहा होगा, उसका ऐसा कोई रिश्तेदार ही होगा। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल में। यहाँ पर गूंज मतलब स्वर से का विस्तार होता है। तो आगे कवि कह रहे हैं कि ऐसा उसके व्यवहार से जान पड़ता है, यानी किसके व्यवहार से, संगीतकार के व्यवहार से जान पड़ता है कि वह संगीतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की ऊंची व गंभीर आवाज में अपनी गूंज मिलाता आया हो। ऐसे ही जान पड़ता है क्योंकि उसकी आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी कुल मिला के कवि यहाँ कह रहा है संगीतकार का क्या महत्व होता है। तो जब संगीतकार है जो गाता है और जब उसकी मोटी भारी आवाज हो जाती है तब उसके साथ में साथ मिलाती वह आवाज होती है, तब ऐसा जान पड़ता है जैसे या तो वो कोई गायक का छोटा भाई है या उसका कोई शिष्य हो या उसका कोई दूर का रिश्तेदार जो उसके पास संगीत सीखने आता हो, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। और आगे कवि कह रहे हैं कि मुख्य गायक की गरज में ऐसा लगता है कि जैसे वह गूंज मिलाता बरसों से प्राचीन काल से ही आ रहा हो। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। यानी आगे देखो यहाँ बताया गया है, देखो गायक जब अंतरे जब कोई गाना गाते हैं उसका एक अंतरा होता है, टेक होता है, उसको कहते हैं अंतरा। तो गायक जब अंतरे के जटिल तान को है ना जब गाता है, यानी मुख्य पंक्ति गाने के बाद गाने के आगे के चरण को जब गायक है वो गाने लगता है, तब वह उस चरण की कठिन तानों के जंगल में भटक जाता है। जब ऊंची आवाज जानी पड़ती है तब उससे भटकता जाता है। यहाँ पे अनहद शब्द क्या आगे आया है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यानी हद से ज्यादा, तब संगीतकार इस स्थाई को संभाले रहता है। यानी उस चरण की कठिन तानों में जंगल में जब वो भटक जाता है, यानी मुख्य स्वर को भूलकर इधर उधर लीन हो जाता है, तब संगीतकार ही उसे क्या करता है, उसके साथ गाकर उसको संभालता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा सामान, या फिर मुख्य गायक अपने सुर से पार चला जाता है या भटक जाता है, तब अनहद नाद के भंवर जाल में फंस जाता है, तब संगीतकार ही उसे क्या करता है, समेटता है, यानी उसका साथ देता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, या नौसिखिया मतलब नया नया सीखने वाला। यानी ऐसा लगता है कि जैसे वह मुख्य गायक को उसके बचपन की दिनों की याद दिला रहा हो जब वह संगीत के क्षेत्र में नया नया ही था। नौसिखिया मतलब संगीत सीखने वाला नया नया। यानी कवि कुल मिला के यहाँ ये कहना चाह रहा है कि संगीतकार जब अपने सरगम की तान छेड़ता है, जब ऊंचे लय की ओर जाता है, तब वो भटक जाता है, तब वो संगीतकार ही होता है जो उसको संभाल लेता है और उसमें जो उसके लय तान इधर उधर हो जाते हैं उसको संभाल कर उसको मुख्य गति की ओर ले आता है और ऐसे याद दिलाता है कि जैसे जब आप नए नए सीख रहे थे तब ऐसा ही करते थे।
तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला, तार सप्तक सा रे ग म प द नि सा, वो तार सप्तक है, ठीक है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधा था, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तार सप्तक वही बताया मैंने, सरगम के जो ऊंचे स्वर होते हैं वही तार सप्तक होते हैं। प्रेरणा मतलब आगे बढ़ाने वाला, उत्साह मतलब खुश, अस्त मतलब अस्त होता हुआ, समाप्त होता हुआ। उसके बाद आवाज में राग जैसा गिरता हुआ, मतलब राग जैसा गिरता हुआ मतलब पूछता हुआ, स्वर से मतलब है यहाँ पर। तभी मुख्य गायक ढांढस बंधाना मतलब तसल्ली देना। अब देखो आगे, कवि कहता है प्रेरणा तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, है ना। कवि कहता है कि जब मुख्य गायक उच्च स्वर में गाता है तब उसका गला तेज स्वर में गाते गाते क्या होता है, बैठने लगता है। और जब गला बैठने लगता है तो उसकी गाने की जो इच्छा होती है वह समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। ऐसी स्थिति में संगतकार ही मुख्य गायक को क्या करता है, हिम्मत देता है और उसके गले को शक्ति देता है। कैसे शक्ति देगा, उसके साथ में गाने लगेगा। पता ही नहीं तब संगतकार का स्वर कहीं से चला आता है, पर कभी कभी मुख्य गायक के साथ अपना स्वर इसीलिए ही वह क्या करता है, मिला देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता उसका साथ, कभी कभी उस संगीतकार का साथ संगतकार से ही दे देता है। यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। किस लिए साथ दे देता है, कि उसको ये पता चल जाए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। उसको यह एहसास दिलाने के लिए कि उसका साथ देता है कि हम जो गा चुके हैं उसे फिर भी हम गा सकते हैं। यह एहसास दिलाने के लिए वह उसका साथ देता है। यानी कुल मिलाकर संगीतकार की महत्ता क्या है कि जो मुख्य गायक हो उसको कभी भी कम नहीं पड़ने देता। उसका स्वर जहाँ पर भी डगमगाता है वो उसका साथ देता चलता है और साथ देकर अपने महत्व को बनाए रखता है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा, आपके स्वर को कभी डगमगाने नहीं दूंगा। गा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। हिचक मतलब जानते ही आप, संकोच होता है हिचक का अर्थ, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ, विफलता मतलब असफलता। यहाँ पर आगे कवि कहता है जब संगतकार है वो गाया जा चुका राग, यानी संगतकार मुख्य नायक गायक के पीछे पीछे गाता है तो उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से एक हिचक सुनाई देती है। जो उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है, हिचक सुनाई देती है, यह अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है। यानी वहाँ आगे कवि कह रहा, हिचक सुनाई देती है, वो कोशिश करके अपनी आवाज को कभी भी मुख्य गायक की आवाज से ऊपर उठने नहीं देता, क्योंकि वह चाहता है कि मेरी आवाज ऊंची उठ जाए तो जो मेन संगीतकार है उसकी महत्ता कम हो जाएगी। इसलिए वह अपनी आवाज को धीमे ही रखता है। उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझनी चाहिए। आगे कवि कह रहा है यह तो उसकी मनुष्यता ही है कि उसमें इतनी शक्ति, इतनी प्रतिभा होते हुए भी वह अपने गुरु की मान प्रतिष्ठा को कम नहीं होने देता है। यानी अपनी आवाज ऊंची करके अपनी प्रतिभा को दर्शाना नहीं चाहता। यहाँ संगीतकार का बहुत बड़ा महत्व है। संगीतकार के बिना जो एक मेन संगीतकार होता है वो अधूरा होता है। यहाँ संगीत के में ही नहीं, कवि कहना चाह रहा है कि हर किसी क्षेत्र में, हर किसी जो ऊंचा पद पे व्यक्ति होता है उसका कोई न कोई साथी होता है जो उसका साथ देने के लिए होता है, उसको ऊपर उठाने के लिए होता है और उसका अपना एक अलग ही महत्व होता है। उसके महत्व के बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे कोई संत महात्मा हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, सबका कोई न कोई एक संगीतकार यानी साथी होता है जो उसको आगे बढ़ाने में उसकी मदद करता है। उसकी महत्ता को हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि उसके बिना वो जो मेन होता है वह अधूरा होता है। यहाँ कवि कुल मिला के यही कहना चाह रहा था कि जो संगीतकार होता है, उसका जो सहायक संगीतकार होता है, उसकी अपनी एक महत्ता है। उसी प्रकार हर क्षेत्र में किसी न किसी की अपनी महत्ता होती है। यहाँ पर एक कविता समाप्त होती है। अपन ये देख लेते हैं, संगीतकार मतलब मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य बजाने वाला कलाकार या सहयोगी। गरज ऊंची गंभीर आवाज,
अंतरा स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का जो चरण होते हैं उसको अंतरा कहते हैं। जटिल, कठिन, तान संगीत में स्वर का विस्तार। नौसिखिया जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। राग जैसा कुछ गिरता हुआ बुझता हुआ स्वर। ढांढस बंधाना, तसल्ली देना या सांत्वना देना। सरगम क्या होता है, देखो यहाँ दे रखा है। संगीत के लिए 7 स्वर तय किए गए हैं, वे हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं नामों के पहले अक्षर लेकर इन्हें सारे गम पध और नी कहा गया है। सप्तक का अर्थ है 7 का समूह। 7 शुद्ध स्वर है इसलिए यह नाम पड़ा, लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और नीचाई के आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक माने गए हैं। यदि साधारण ध्वनि है तो उसे मध्य सप्तक कहेंगे। ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहेंगे, और ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो मध्य सप्तक कहते हैं। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित पूछा भी जा सकता है, तो आप ध्यान रखना है कि साधारण ध्वनि हो तो मध्य सप्तक, मध्य सप्तक से ऊपर की ध्वनि हो तो तार सप्तक, और मध्य सप्तक के नीचे की ध्वनि हो तो मध्य सप्तक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है और आपका काव्य खंड भी यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद अपने गद्य खंड शुरू हो जाएंगे। इससे जो प्रश्न बनते हैं मैंने आपको लगभग बता ही दिए हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। इसमें यह पूछा जा सकता है कि संगीतकार की कविता की मूल संवेदना क्या है, तो आप बता सकते हैं कि मूल संवेदना क्या है कि संगीतकार भी मुख्य गायक के बराबर ही अपने महत्व का अधिकारी है। ठीक है, यहाँ एक शब्द आया था जटिल तानों वाला, मिल जाए तो बता देती हूँ तुमको। मुख्य गायक जटिल तानों, ये रहा, जटिल तानों के जंगल में, है ना, तो उसमें कौन सा अलंकार है, तो रूपक। जटिल तानों के जंगल में रूपक अलंकार है। दूसरा पूछा जा सकता है कि संगीतकार निम्नलिखित रूपों में किस रूप में मुख्य गायकों की मदद करता है, तो आप बता सकते हो कि जब उसकी आवाज़ टूटती बिखरती है तब मदद करता है, स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करता है ना। जब उस मुख्य गायक गहरा चला जाता है तब वापस मूल स्वर में आने में उसका साथ देता है, तो इस प्रकार वह उसकी मदद करता है। उसकी आवाज़ में एक लास्ट में साफ हिचक सुनाई देती है ना, ये वाली पंक्तियाँ है, तब हिचक सुनाई देती है। तो क्यों हिचक सुनाई देती है उसके बारे में इसमें पूछा गया है कि ऐसा क्यों करता है संगीतकार कि वह मुख्य गायक की आवाज़ से वो अपनी आवाज़ को ऊपर नहीं उठने देता है। तो ये उसकी मनुष्यता है, क्योंकि वह अपने गुरु की महत्ता को कम नहीं होने देता। यही प्रश्न इससे आपके बन सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।